गुड मॉर्निंग गाइस। फ्रेंड, मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार आप कैसे डिसाइड करते हो कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूं, उसमें मैं बता दूं कि मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में मुझे पैसे डालने हैं। तो गाइस बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं। जब मैं इन्वेस्ट करता हूं किसी म्यूचुअल फंड में, तो मैं इन चीज़ों को देख के रिसर्च करके इनको ध्यान में रखते हुए फिर किसी म्यूचुअल फंड को डिसाइड करता हूँ। तो उसमें पहले क्या है कि पहले मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन सी इकोनॉमी में पैसे लगाने हैं। मुझे यूएस इकोनॉमी में लगाने हैं, इंडियन इकोनॉमी में लगाने हैं, चाइनीज़ इकोनॉमी में लगाने हैं, जापानीज़ इकोनॉमी में लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमी डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो कौन सी ग्रोइंग इकोनॉमी है, कहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी। तो उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन से सेक्टर में पैसे लगाने हैं। क्योंकि ठीक है, अब हमने इकोनॉमी डिसाइड कर ली कि दिस इज़ द ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, तो अब सेक्टर भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हर सेक्टर ग्रो करने वाला सेक्टर नहीं होता। चलो, अब मैंने नेक्स्ट डिसाइड कर लिया कि मुझे इस सेक्टर में पैसा लगाना है। ठीक है, जस्ट लेट सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि जब हम सेक्टर डिसाइड करते हैं गाइस, तो आपको कम से कम मतलब 10 साल 5 साल आगे की सोचनी होगी कि आने वाले 5 साल में 10 साल में कौन सा सेक्टर कहाँ पे देखते हैं आप। ठीक है, किस चीज़ की डिमांड होने वाली है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे हर जगह ईवी 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 का रोला शोर है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, बट गाइस मैं इसको कुछ और तरह से देखता हूँ। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना बेटर है, बट रादर देन कि ऑटो मेकर्स में। क्योंकि आप गाड़ी तो एक ही लेंगे ना। ठीक है, ये तो है नहीं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रखेंगे, एक डीजल या पेट्रोल कार रखेंगे। आप अपनी पेट्रोल कार को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो कारें तो उतनी ही बिकेंगी ना। कार्स तो डबल नहीं बिकेंगी। सेल कार की सेल्स तो उतनी ही होंगी। ठीक है, और इनफैक्ट जितना प्रॉफिट मार्जिन ट्रेडिशनल कारों में है, शायद उतना इलेक्ट्रिक व्हीकल में ना हो। बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनमें जो बैटरीज लगती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो मोटर लगती है तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, टाटा नेक्सन। ठीक है, हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल नेक्सन है वो 9-10 लाख में आती है, बट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है नेक्सन का, वो ऑलमोस्ट आई गेस 13 लाख में आता है शायद। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इट वाज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं बिकने वाली। हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन कंपनीज में पैसा लगाना जरूर चाहिए, बिकॉज वो ग्रो करेंगे। ठीक है, आपको गाड़ी से ज़्यादा आपको चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे। ठीक है, गाड़ी तो एक बार ले ली, बट चार्जिंग स्टेशन तो आपको रोज़ चाहिए होगा। सो एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो मैं फिर सेक्टर डिसाइड करता हूँ कि भाई मुझे कौन से सेक्टर में जाना है, वो सेक्टर अगले 10 साल में कहाँ पे होगा। जब मैंने सेक्टर डिसाइड कर लिया, फिर मैं कंपनीज डिसाइड करता हूँ कि उस सेक्टर की मार्केट लीडर्स कौन सी हैं। ठीक है, अगर मुझे आईटी में जाना है तो हमें पता है यहाँ जी इन्फोसिस में डाल दीजिए, टीसीएस में पैसा डाल दीजिए। ठीक है, या 10 कंपनीज हैं या 20 कंपनीज हैं। ठीक है, तो हमें वो कंपनीज डिसाइड करनी है। और जब हमने कंपनीज डिसाइड कर ली, फिर हमें रिसर्च करनी है कि कौन सा फंड पोर्टफोलियो है जो उन सभी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये रिसर्च करता हूँ कि भाई ऐसा कौन सा फंड है जो सभी कंपनीज को जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो उस फंड के पोर्टफोलियो में है। और जब मैंने ये भी डिसाइड कर लिया, ये भी रिसर्च कर ली, उसके बाद मेरा अपना ये होता है कि मेरी क्या कैपेसिटी है, कितना पैसा मुझे डालना है। ठीक है, और कितनी रिटर्न मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ। अब रिटर्न कैसे है गाइस, कि मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि भैया आप कितनी रिटर्न चाहिए, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। तो लोग मुझे कह देते हैं कि 10% मिल जाए बेटर है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं बेटर देन द एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो यार, बेटर देन द एफडी, एफडी हमें 5 या 6% देती है। बेटर देन एफडी 8% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग।
बट द थिंग इज़, अब जब हम रिटर्न डिसाइड करते हैं, मेरा वो तरीका नहीं है। मैं पहले इन्फ्लेशन रेट देखता हूँ उस कंट्री का। अगर मेरी कंट्री का यानी इंडिया का इन्फ्लेशन रेट लेट सपोज 8% का है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आज आपका 100 रुपया है वो अगले साल उसकी जो वैल्यू है वो 92 रह जाएगी। यानी जितना आज आप 100 रुपये में बाय कर सकते हैं, उतनी ही चीज़ वो 108 में आएगी। ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो आपके पैसे की जो बाइंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो 8% तो मुझे फिर इन्फ्लेशन को compete करने में लगेगा। उसके बाद मैं देखूंगा रिटर्न। तो उसके बाद अगर मैं एफडी की रिटर्न में लगाऊं 6% की, तो 8 और 6, 8 + 6, 14% मुझे मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो मैं रिटर्न डिसाइड करता हूँ इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, फिर देन माई रिटर्न। तो ऑलवेज जब रिटर्न डिसाइड करनी हो तो कंट्री का इन्फ्लेशन रेट ज़रूर देखिए। फिर जब मैंने ये चीज़ें देख ली, फिर मैं अब चेक करता हूँ फंड की परफॉर्मेंस। अब लेट सपोज मुझे 5 साल के लिए पैसा डालना है, तो मैं उस फंड की परफॉर्मेंस चेक करूँगा एज़ कंपेयर टू द इंडेक्स। ठीक है, अगर आईटी में पैसा डालना है तो आईटी इंडेक्स के साथ उसकी परफॉर्मेंस चेक करूँगा, मेन इंडेक्स के साथ करूँगा कि पिछले 5 सालों में 3 सालों में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो ये सब चेक करूँगा। अगर इफ़ द फंड इज़ गिविंग द बेटर रिटर्न देन द मेन इंडेक्स और द सेक्टर इंडेक्स, देन आई वुड गो फॉर दैट फंड। मतलब मैं उस फंड को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब हमने इकोनॉमी डिसाइड कर ली, सेक्टर डिसाइड कर लिया, कंपनीज देख ली, यानी फंड का पोर्टफोलियो देख लिया। ठीक है, हमने रिटर्न डिसाइड कर ली कि भाई मुझे इन्फ्लेशन प्लस रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो लेट सपोज इन्फ्लेशन इज़ 8% एंड रिटर्न वी वांट इज़ 10%, तो हमें 18% चाहिए। तो मैं देखूंगा वो फंड पिछले 5 सालों से कितना दे रहा है, जबकि कोई गारंटी नहीं होती कि जितना उसने प्रीवियसली दिया है वो आगे भी देगा, बट एटलीस्ट हमारे रिकॉर्ड्स के लिए हम चेक तो करेंगे ना। फ्यूचर की तो किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि कल क्या होगा। तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम एक गैस लेते हैं कि हाँ फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे मनी लमसम लगानी है या सेप में। अब कुछ लोग इसी चीज़ में बड़े कंफ्यूज होते हैं जी, पैसा एक साथ लगा दें या सेप करें। अब इसको आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए, मतलब ये जस्ट मेरा नज़रिया है। मैं कैसे डिसाइड करता हूँ गाइस, मैं देखता हूँ दो चीज़ें। अगर तो मार्केट अपने हाई पे चल रहा है तो मैं शुरू करूँगा सेप, क्योंकि वो किसी भी वक्त करेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो अगर मार्केट हाई पे है तो मैं सेप करूँगा। मार्केट ऑलरेडी करेक्टेड है, ठीक है, अपने लो पे चल रही है, तो मैं लमसम करूँगा। और अगर लेट सपोज मार्केट हाई पे है और मैंने सेप शुरू कर दी और जब मार्केट करेक्ट होगी तो मैं फ्यू थाउजेंड एक्स्ट्रा डाल दूँगा। लमसम मैं फिर भी नहीं डालूँगा। जब जब करेक्शन आएगी मैं फ्यू थाउजेंड एक्स्ट्रा डालता रहूँ। लेट सपोज इसको ऐसे कहते हैं, आपकी 1 लाख की फाइनेंशियल कैपेसिटी है और मार्केट हाई पे चल रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने 2500 की सिप शुरू कर दी। ठीक है, जैसे ही मार्केट 200-400 पॉइंट करेक्ट हुई तो मैंने 5-10 हज़ार डाल दिया। ठीक है, सिप तो मेरी जा ही रही है हर महीने। तो जैसे जब जब वो करेक्ट होगी तब तब मैं फ्यू थाउजेंड एक्स्ट्रा डालता रहूँगा, और कोई बड़ी करेक्शन आती है तब मैं लमसम डाल दूँगा। तो ऑलवेज चेक द लेवल्स ऑफ द इंडेक्स। सिप करनी है, लमसम करना है, ये अपने आप डिसाइड नहीं होता, ये हमें इंडेक्सेस चेक करनी पड़ती हैं। अब भैया इंडेक्स अपने हाई पे चल रही है, मैंने लमसम मनी डाल दी, 2 दिन बाद वो करेक्ट होगी तो मेरी मनी तो वैसे ही 10-20% कम हो जाएगी। इंडेक्स अगर 5% करेक्ट करेगा ना, तो शेयर्स 10-15% करेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि मैं ऑलवेज मार्केट देखता हूँ कि अपने हाई पे है, लो पे है, करेक्शन एक्सपेक्टेड है या ऑलरेडी करेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि मैं सेप करूँगा या मैं लमसम डालूँगा। अब जब मैंने ये सब चीज़ें डिसाइड कर ली, ठीक है, फंड का पोर्टफोलियो, इकोनॉमी, सेक्टर, कंपनीज, ठीक है, और
उसकी फ़ंड की परफॉर्मेंस क्या रही है, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के मतलब आउट परफॉर्म कर रहा है मेरी एक्सपेक्टेशंस को या नहीं कर रहा, देन इट्स कम टू द टाइम कि भाई अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इन्वेस्ट करता हूँ जैसे आपको बताया है, और देन आई जस्ट स्लीप एंड लेट द मनी वर्क फॉर मी। ठीक है, तो दिस इज़ द वे हाउ आई इन्वेस्ट। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट एवरीबडी नो कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं किस सोच से करता हूँ। ठीक है, और मैं इसी सोच से, इसी नज़रिए से पिछले कुछ सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं ऑलवेज मतलब थैंक टू द गॉड मैंने ऑलवेज पैसा बनाया। तो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि भाई आप अगर डिसाइड करना है फंड और इन्वेस्टमेंट तो आप इस तरह सोच सकते हैं। दिस इज़ माई वे, आई वॉन्ट से कि दिस इज़ द ओनली वे और दिस इज़ द परफेक्ट वे, बट दिस इज़ माई वे। सो अब मैं आपको कुछ जस्ट फॉर एन एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो मैंने कहा, ठीक है, वो मैंने किया 3 महीने पहले किया और मुझे उसके क्या रिजल्ट्स मिले। तो गाइस 3 महीने पहले मुझे 1 लाख रुपया डालना था। तो भाई मैंने देखा, पहले तो वही डिसाइड किया कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है। तो मैंने देखा कि यार मुझे इंडिया में तो अपना पैसा लगा ही रहता है, चलो यूएस इकॉनमी में डालना है मुझे पैसा। तो मैंने इकॉनमी सेलेक्ट कर ली। आप देख रहे हैं फ्रैंकलिन इंडिया फीड फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड, तो इसका पैसा यूएस कंपनीज में जाता है। ठीक है, तो मैंने मार्केट देख ली कि भाई मार्केट बहुत हाई पे तो नहीं चल रही, और जब मैंने देखा कि मार्केट ठीक ठाक है, बहुत हाई भी नहीं चल रही है, तो मैंने 50,000 डाल दिया और मैंने देख लिया कि अगर करेक्शन आएगी तो मैं और डाल दूँगा। ठीक है, फिर मैंने इंडिया में देखा। अब मुझे आईटी में पैसा लगाना था क्योंकि मैं देख रहा था आज से 3 महीने पहले कि आईटी बहुत ग्रो करने वाला है। ठीक है, तब ये माइंड ट्री, ये इन्फोसिस 1400 का था, माइंड ट्री आई गेस मतलब 2200 का था। ठीक है, तो मुझे लगता था ये ग्रो करेंगे, पर मेरे पास तो सिर्फ 50,000 है। अब मैं माइंड ट्री लूँ, इन्फोसिस लूँ, को4 लूँ, है ना, इतनी औकात कहाँ थी 50,000 में। तो मैंने वो फंड ढूंढा जिसके पोर्टफोलियो में ये सभी कंपनीज थी, और वो मुझे मिला ये आईसीआई का फंड, टेक्नोलॉजी फंड, और मैंने 50,000 डाल दिया। अभी आप देख सकते हैं ये अपडेटेड है। ठीक है, 3/9/2021, और फ्रैंकलिन इंडिया फीडर का वो 2/9/2021, क्योंकि यूएस में फ्राइडे नाइट को मार्केट खुलती है, हमारे यहाँ नाइट होती है, तो वो अपडेट नहीं हुआ था। तो जो यूएस इकॉनमी में मैंने पैसा डाला था वो 50,000 डाला और 61,598 बन चुका है। 20% से ज़्यादा की रिटर्न है 3 महीने में। और ये टेक्नोलॉजी फंड में मैंने आईटी सेक्टर में पैसा डाला था 3 महीने पहले, 50,000 डाला था, ये 69,637 है, ऑलमोस्ट 70,000। तो ये ऑलमोस्ट 40% की रिटर्न है मुझे। अब आप सोचिए अगर मैंने इन्फोसिस में पैसा डाला होता, वो मुझे 1450 का मिल रहा था, और आज वो कितने का, 1700 का। ठीक है, अच्छी रिटर्न दी है 200-250 रुपए की, बट क्या मैं 1700 तक देख पाता? कभी नहीं। वो 1450 वाला 1500 का होता, 1550 का होता, मैं बेच के निकल जाता। ठीक है, बट म्यूचुअल फंड में पैसा डाला तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था इन्फोसिस कितने का हो गया, ठीक है, को4 कितने का हो गया। तो मतलब नंबर एक, अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सभी कंपनियां बाय कर लूँ तो मैं म्यूचुअल फंड के लिए जाऊँगा। नंबर दो, अगर मुझ में पेशेंस नहीं है कि भाई मुझे, है ना, मैं टॉप तक वेट करूँगा, या मुझे तो इतना लेना है, 20% लेना है इससे, तो है ना, हम टॉलरेट नहीं कर सकते प्रॉफिट को, तो मैं म्यूचुअल फंड के लिए जाऊँगा। क्योंकि यूजली क्या होता है, प्रॉफिट हम 5% तक टॉलरेट नहीं कर सकते, लॉस हम 20% तक भी देखते रहते हैं। सो एनीवे, सो दिस वाज माय पोर्टफोलियो। ठीक है, मैं ये 2 एग्जाम्पल, मैंने अपने 2 फंड्स आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल दिखाए हैं। ठीक है, कि मैं इस नज़रिए से मैंने 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, और 3 महीने में मेरी अगर टोटल रिटर्न देखें 1 लाख का, ये है ना 1,30,000 के करीब बन चुका है। तो दोनों फंड की मिला के 30% से ऊपर की रिटर्न है 3 महीने की। अगर सेम ग्रोथ से चलते हैं तो इसका मतलब तो ये पैसा डबल से ज़्यादा कर देंगे 1 साल में।
ठीक है, वो भी म्यूचुअल फंड्स में। तो सो गाइस, दिस वाज जस्ट टू प्रूव माय वर्ड्स कि भाई मैं सिर्फ बोलता नहीं, मैंने खुद का कर रखा है। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट से पहले। गाइस, मैं जब म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, मैं ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए जाऊंगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, अब मुझे 50,000 पे 20,000 रुपया मिल रहा है टेक्नोलॉजी फंड में, बट मैं वो प्रॉफिट देख के निकाल नहीं लूँगा कि भाई 3 महीने में 20,000 मिल गया, चलो निकालो। नो, सो आई विल थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म। एंड दूसरा है कि आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो देखिए। हर बंदे की अलग है, क्योंकि हर बंदे के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। कि मार्केट्स आर ऑलवेज वॉलेटाइल, ये नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है, कभी वो नीचे भी, मार्केट्स नीचे भी जाती हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के जो NAVs हैं, यूनिट्स हैं, उनका प्राइस भी डाउन आता है। तो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखिए। और किसी फने अगर आपको नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स की, मार्केट्स की, देन इट्स फाइन। बट अगर नहीं है, आप बिगिनर्स हैं, नए हैं मार्केट में, तो प्लीज़ कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर कीजिए। ठीक है, वो आपसे थोड़े पैसे शायद ले लें, बट एटलीस्ट आपको एक सही गाइडेंस देगा। तो बाकी आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ऑलवेज़ उसे मॉनिटर कीजिए, भूल मत जाइए। आपको मॉनिटर करना, भाई वीकली कीजिए, मंथली कीजिए, क्वार्टरली कीजिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मैं एवरी डे करता हूँ। तो उसके बाद गाइस, मनी मेकिंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स नेवर बीन ईजी। ठीक है, कोई आसान नहीं है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, लोग लिखते हैं इसमें पैसा लगा दो करोड़पति बन जाओगे। ठीक है भाई, अगर इतना ही आसान होता तो आप तो बन चुके होते ना। ये यूट्यूब पे 10-10 मिनट की वीडियोस क्यों बना रहे होते? ठीक है, आप तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे होते। ठीक है, कोई इन्फोसिस या कोई माइंडट्री जैसी कंपनी आपकी होती। तो मैं किसी की बातों में नहीं जाता, आप अपनी रिसर्च कीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं नॉलेज है तो किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। तो इट्स नेवर इजी टू मेक द मनी इन द स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज वहाँ पे रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि पैसा ही बनेगा, वही प्रॉफिट ही होगा, वरना तो फिर दुनिया कोई और काम ना करती, वहीं पे चले जाती। तो बस गाइस, आई जस्ट डिसाइड दीज थिंग्स and then put the money in the funds and let the money work for it. So this is our motto कि भैया आपको पैसा तब भी बनना चाहिए जब आप कुछ नहीं भी कर रहे। ठीक है, चाहे आप सो रहे हैं, ठीक है, आप हेल्दी नहीं हैं, या आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, बट पैसा बनना चाहिए। तो यही हमारा मोटो है और इसी मोटो से मैं चलता हूँ। ठीक है, आज मैं हेल्दी हूँ, कल को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट जो मैं मनी मतलब मेकिंग कर रहा हूँ वो नहीं रुकनी चाहिए। उसका मेरी हेल्थ और मेरे सोशल सर्कमस्टांसेस से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द वे हाउ आई थिंक एंड मे बी यू ऑल्सो थिंक द सेम। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो, ये एडवाइस, ये चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।